तो शायद राजनीति में आने के आपके जो गुण है वो अंकुरित हो रहे हैं। ऐसा मुझे भी दिखाई पड़ रहा है। स्लोगन बड़ा वायरल है, खासतौर पर रायबरेली और लखनऊ के सोशल सर्किल में। और ये रायबरेली करे पुकार, रीना जी अब की बात, फैशन डिजाइनर टू सोशल वर्कर एंड नाउ सोशल वर्कर टू पॉलिटिशियन रीना सिंह। ये यात्रा किस तरफ बढ़ रही है, क्या विचार चल रहा है? देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि हाँ, मुझे राजनीति में आना है और मुझे मेरे कार्य को मुझे आगे बढ़ाना है। मैं किसी भी चीज़ को, किसी भी पार्टी को मैं पॉइंट नहीं करूँगी, ना ही मैं उसको केंद्रित करके बोलना चाहती हूँ। पर आज का युवा, आज के हम लोग जो पढ़ी लिखी जनता है या जैसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, गांव में रहने वाले व्यक्ति, वो हर चीज़ को समझते हैं, क्योंकि अनुभव एक चीज़ होती है। देखिए, पहली बात तो मैं छत्राणी हूँ, ठीक है। छत्राणी का गुण क्या होता है कि वो किसी से डरती नहीं है। उसका एक एम फिक्स होता है कि मुझे ये करना है तो करना है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अवनीश विद्यार्थी और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। आज हम एक नया सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं और वो सिलसिला है दरअसल उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव। और जो चेहरे सियासत की दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं, उन चेहरों को सियासत से क्या चाहिए, सियासत उनका माध्यम क्यों बन रहा है, किस लिए वो सियासत की दहलीज पर दस्तक दे रहे हैं, ये सारी चीजें इस सीरीज में हम आपके सामने लेकर के आएंगे। उन तमाम युवा चेहरों को, जेनजी को या अलग अलग सेगमेंट्स के लोगों को जो विधानसभा के चुनाव में दिलचस्पी रखना चाहते हैं, राजनीति में दिलचस्पी रखना चाहते हैं, जिनकी दिलचस्पी समाज सेवा में है और उनको लगता है कि राजनीति समाज सेवा का सशक्त माध्यम। आज की हमारी मेहमान एक समाज सेविका हैं, एक बिजनेसमैन हैं, एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण है, जो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जो महिलाएं काम करती हैं या परिश्रम करती हैं, उनकी शक्ति का माध्यम बन रही है। ऐसी रीना सिंह जी, स्वागत है आपका। रीना जी नमस्कार, थैंक यू सो मच। रीना जी, जो बात हम कह रहे हैं और हमारा कार्यक्रम भी सियासत की दहलीज पर जी है, और जब आप किसी दहलीज पर पहुंचते हैं तो दस्तक देनी होती है जी। पहले तो आपका ये जो सिलसिला है जी, इस दहलीज तक पहुंचने का, जी, पहले उस पर बात करेंगे और फिर बिल्कुल दहलीज के बिल्कुल अंदर आपको हाँ, लेके चलेंगे जी क्योंकि अंदर जाने पर ही फिर बाकी चीजें आगे बढ़ेंगी। जी। जी, कैसे शुरू होता है? रीना सिंह आती हैं इस दुनिया में, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका पारिवारिक बैकग्राउंड, आपका बचपन या आपका परिवार किस तरीके का था, और उस परिवार की भूमिका समाज सेविका रीना सिंह के निर्माण में क्या है? अवनीश जी, मैं ये जरूर बोलना चाहूंगी, जैसा आपने पूछा कि परिवार की क्या भूमिका होती है, आपका जो नजरिया होता है समाज की दृष्टि में कि आप किस तरह से आप उपस्थित हैं, क्या आप दर्शाना चाहते हैं, क्या आप बनना चाहते हैं, जो दृश्य नजर आता है लोगों को, तो वो एक दिन में नहीं बढ़ता है, ना ही एक दिन में गढ़ता है। तो उसमें पारिवारिक भूमिका बहुत होती है। स्पेशली मैं यहाँ पे मेंशन करूंगी, माता और पिता दोनों का ही समन्वय होता है इसमें, कि एक माता पिता की एक जोड़ होता है, एक चुनाव होता है कि कैसे, तो उनका जो पारिवारिक जो बेसिक चीजें होती हैं वो कहीं ना कहीं बच्चे के ऊपर बहुत ही ज्यादा गहरा असर करता है, चाहे वो मानसिक हो या किसी भी तरह से आप ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं परिवार का तो महत्व है। और माँ की भूमिका एक महिला के रूप में, एक माँ के रूप में, एक पत्नी के रूप में, बहन के रूप में बहुत ही मजबूत होता है और जिम्मेदारियों के साथ भरा होता है। तो मैं अपनी माँ को, आज वो इस दुनिया में नहीं है, जहां भी है मैं उनको प्रणाम करती हूँ। और आज मैं जहां पे हूँ तो मैं अपनी एक कठिन सोच और एक मजबूत इरादों के साथ इस जगह पे मैं खड़ी हूँ, और मैं जीवन में वो करना चाहती हूँ जो मैंने अपनी माँ से सीखा है, अपने पिता से सीखा है, कि जीवन में जो भी निर्णय लेना सोच समझ के लेना और उसको निभाना। तो धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा है कि आप डिप्लोमेटिक भी होने लगी हैं, तो बहुत सारी चीजों में आप जो है आपने जो मुखरता है उसको थोड़ी सी डिप्लोमेसी भी दी है। तो शायद राजनीति में आने के आपके जो गुण है वो अंकुरित हो रहे हैं। ऐसा मुझे भी दिखाई पड़ रहा है। एक स्लोगन बड़ा वायरल है, खासतौर पर रायबरेली और लखनऊ के सोशल सर्किल में। और
उसमें है कि कुछ इस तरीके के मैं नारे दिख रहा था कि रायबरेली करे पुकार, रीना जी अब की बार, ये सब ये जो आ रही हैं चीजें, ये क्या हो रही है? मेस्मराइज हो रही है? क्या हो रहा है कि कैसे, मतलब फैशन डिजाइनर टू सोशल वर्कर एंड नाउ सोशल वर्कर टू पॉलिटिशियन रीना सिंह, ये यात्रा किस तरफ बढ़ रही है? क्या विचार चल रहा है मन में? देखिए, मैं बिल्कुल क्लियर करना चाहती हूँ कि हाँ, मुझे राजनीति में आना है और मुझे अपना मेरे कार्य को मुझे आगे बढ़ाना है। जो सेवा का भाव है मैं करना चाहती हूँ। अगर कोई इस चीज को जोड़ता है कि राजनीति में आकर के आप अपनी चीजों को पूरा कर रहे हैं, आप अपनी चीजों की अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल कर रहे हैं, तो मैं लोगों के दिमाग से ये चीज निकाल देना चाहती हूँ कि सभी की सोच एक जैसी नहीं होती है और सभी के जो विचार होते एक जैसे नहीं होते हैं। किसी के भाव कुछ और होते हैं और मेरे भाव कुछ और है अवनीश जी, और मेरा भाव सिर्फ है सेवा। राजनीति एक ऐसा सफर है, एक ऐसी सत्ता है जहां पे आपको पावर मिलता है, आपको करने के बहुत सारे आयाम मिलते हैं, आपको वो चीजों से जोड़ता है कि आप हर चीज करने में, अगर कहते हैं ना कि आपको अगर हथियार दे दिया जाए तो या तो आप उसको किसी को मारने के लिए उपयोग करिए या अपनी स्वयं की रक्षा करने के लिए करिए। तो रीना सिंह क्या करने जा रही है? तो रीना सिंह बस, अगर वो पावर मुझे मिलेगी और मुझे लगता है कि मैं वो ले पाऊंगी और कर पाऊंगी, क्योंकि मेरे अंदर वो उमंग और तरंग है, जज्बा है युवा के लिए, करने के लिए, कि मैं युवा को और आगे बढ़ाऊंगी और उनके अंदर वो जो जोश है, जो उत्साह है कि जो उनको दिखना चाहिए, मैं वो फील्ड में करके लाऊंगी, दिखाऊंगी, उनको और आत्मनिर्भर बनाऊंगी। ठीक है। ये अब आपके परिवार या उसमें तो मुझे लगता है आपके हस्बैंड जरूर राजनीति में जाते जाते आते जाते रहे, इस तरीके का रहा। जी। लेकिन अगर ये विचार कर रही है तो इसकी प्रेरणा कहाँ से है, किन लोगों से है, और क्या चुनावी राजनीति में जाने का मन है? क्या 2027 का चुनाव लड़ने का मन है? यूपी में बहुत सारे ऐसे युवा हैं, युवा चेहरे हैं, युवा युवतियां हैं जो इस तरीके का मन बना रहे हैं जी। आपके इस विचार के पीछे क्या है? डेफिनेटली मैं ये कहना चाहूंगी अवनीश जी कि जो भी युवा या युवती जिनके अंदर वो जज्बा है करने का, कर गुजरने का, कि मैं कुछ नया परिवर्तन कर सकती हूँ, नया कुछ ला सकती हूँ, और आप देख भी रहे हैं अपने आसपास और जो चीजें घटनाएं घट रही हैं, मैं किसी भी चीज को, किसी पार्टी को मैं पॉइंट नहीं करूंगी, ना ही मैं उसको केंद्रित करके बोलना चाहती हूँ, पर आज का युवा, आज के हम लोग जो पढ़ी लिखी जनता है या जैसे भी लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं है, गांव में रहने वाले व्यक्ति, वो हर चीज को समझते हैं क्योंकि अनुभव एक चीज होती है। काजल वाली कोठरी है, अगर आप उसमें जाएंगे तो दामन पर कालिख लगता है जी। बहुत तरह के आरोप लगते हैं। आप घर में या किसी सोशलाइट पार्टी में, कॉन्फ्रेंस में जी, वो कल्चर अलग है जी। लेकिन द मोमेंट आप पॉलिटिक्स के अंदर इंटर करते हैं, दरअसल आप उस काजल की कोठरी में दाखिल होते हैं। ये सब जानते हुए भी, पास्ट के कुछ अनुभव भी आप लोगों के साथ रहे, परिवार के साथ रहे, उन सबको दृष्टिगत रखते हुए भी फिर भी राजनीति में जाने का जोखिम ही कहूंगा मैं क्योंकि आपके पति ने जब लिया था तो जोखिम ही था, अभी आप ले रही है इसको, क्या चल रहा है दिमाग में? देखिए, पहली बात तो मैं छतरानी हूं, ठीक है। छतरानी का गुण क्या होता है कि वो किसी से डरती नहीं है, उसको उसका एक एम फिक्स होता है कि मुझे ये करना है तो करना है। और कभी अगर जिस छतरानी ने या जिस युवा ने इस बात को सोच लिया और करने से पहले वो डर गया कि मैं ये करने जा रहा हूं, मेरे ऊपर ये आरोप लग जाएंगे, तो फिर आप अगर ऐसी सोच रखते तो फिर आपको राजनीति में नहीं कदम रखना चाहिए। और मैं इस सोच को मैं थोड़ा सा अलग सोच विचार रखती हूँ, आप मुझे माफ करिएगा, बट मेरी सोच थोड़ी सी अलग है कि मैं अपना जो काम करने आई हूँ मेरा फोकस उसी पे है। दुनिया कोई कुछ भी कहे, अगर आप सही मार्ग पे चल रहे हैं तो ना आपको कोई कुछ कह सकता है। दुनिया है, आरोप प्रत्यारोप लगते रहते, पर आप पास सिर्फ एक ही फोकस होना चाहिए कि मुझे जो परिवर्तन करना है, मुझे जो काम करना है, मुझे अपने युवाओं के लिए, अपनी महिलाओं के लिए, एजुकेशन सिस्टम में, हेल्थ में
गवर्नमेंट्स बहुत सारे काम कर रही है, बहुत सारी पॉलिसीज और नीतियां चला रही हैं और कर भी रही हैं, दिख भी रहा है, बट और भी कुछ अच्छा कर सकते हैं और भी उनको अवेयर कर सकते हैं। स्पेशली महिलाओं को आर्थिक स्थिति सुदृढ़ और करनी चाहिए, महिलाओं को एकदम इंडिपेंडेंट होना चाहिए। पर मैं ये जरूर कहूंगी, इंडिपेंडेंट होने का मतलब ये नहीं है कि महिलाओं को अपनी जिम्मेदारियां छोड़ देनी चाहिए। महिलाएं तब मजबूत होती हैं क्योंकि वो माँ दुर्गा, माँ सती, एक वो हर चीज में सक्षम, हर चीज में, भाई उनके कितने हाथ हैं, वो सारा काम करती। तो वो शक्ति ने हम लोगों को जन्म दिया है सभी को, तो महिला के अंदर वो शक्ति है कि वो अपनी सारी जिम्मेदारियों के साथ अपने फोकस, अपने करियर, अपने कार्य को, अपने ध्येय को, सृजन से सर्वनाश तक। हाँ, तो करे। तो अपनी जिम्मेदारियां ना छोड़े, इंडिपेंडेंट बने, लोगों को उसके काबिल बनाए और अपनी शक्ति को सही तरह से सही जगह पे यूज करे। ये नहीं कि मैं इस काम में आपने बात कही, 2-3 बार ये बात आपकी ओर से आई कि जी आप छत्राणी हैं, ठाकुर परिवार से हैं, पर आजकल जब आप सुनती होंगी तो अब चूंकि आप राजनीति में आ रही हैं तो ये सब स्वाद आपको मिलेंगे जी ब्राह्मण, क्षत्रिय, इनको लेकर के, इनके स्वाभिमान की बातों को लेकर के बड़े सारे गाने वाने बनते हैं सोशल मीडिया पर, बड़े मीम्स भी बनते हैं और उसमें अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उसको अलग अलग तरीके से प्रेजेंट करते हैं। कहीं वो खुद को ये बताने के चक्कर में कि हम कौन हैं, दूसरों को नीचा भी दिखाते हैं, और कहीं वो एक नए तरीके के विवाद को भी जन्म देते हैं। आपने देखा अभी कुछ दिनों पहले ठाकुर विधायकों की बैठक की तो बड़ी चर्चा हो गई, फिर ब्राह्मण विधायकों की बैठक की तो बड़ी चर्चा हो गई, और चर्चा ऐसी कि मतलब नाम हुआ क्या, बदनाम हो गए। तो जी ये जो चीजें भी आती हैं इसके साथ साथ, ये क्या दिमाग में लेकर के आती है कि ये जो क्षत्रिय होने का या ब्राह्मण होने का, या ये कोई अभिमान है या सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है? अवनीश जी, मैं ये कहना चाहूंगी, ये देखिए, क्षत्रिय होना, ब्राह्मण होना अभिमान है या मान है ये नहीं, बट आपको जिस जाति में आपने जन्म लिया है, शायद वो पैदा होते ही आपको वो दिमाग में, और परिवेश और परवरिश आपको सिखा देती है। तो भाई जन्म लेना तो कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि नाम नहीं मेंशन करूंगी तो क्या, जितना अभी मैंने पीछे कुछ बातों में मेंशन किया, नाम भी बताया, तो क्या वो सिर्फ इन्हीं सब धर्मों से को रिलेट नहीं करते हैं, काम करने के लिए आए हैं और काम करते हैं। और रही बात ब्राह्मण और क्षत्रिय की, वो किसी को नीचा दिखा दे, तो बिल्कुल भी नहीं, ये कोई नीचे दिखाने की बात नहीं है। कभी कुछ समय ऐसा था कि दूसरी कास्ट को ऊपर रखा गया, राजनीति में आप जानते ही हैं, सभी जानते हैं। तो इस चीज को मैं महत्व नहीं देती कि हाँ ब्राह्मण और ठाकुर समाज लोगों को नीचा दिखाने के लिए करते हैं। आप अपने इतिहास को पलट करके देखिए, इतिहास क्या कहता है, राजा कौन था, क्षत्रिय कौन था, और ब्राह्मण का क्या काम था, और उससे नीचे वालों का क्या काम था। तो सबकी एक व्यवस्था थी। तो अगर व्यवस्था जैसी सृष्टि से चली आ रही है, अगर वैसा किया जाए तो हमेशा हर चीजें बड़ी न्याय संगत रहती हैं और सही चीजों का सही नेतृत्व होता है। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी। सवाल पर आता हूं मैं जी। अब जब राजनीति में आ रही हैं तो बहुत सारे राजनीतिक व्यक्तित्वों को भी देख रही होंगी जी, और उनसे, उनके बारे में अगर आप 1-2 लाइन हमें बता सकें, जिन पॉलिटिशियंस को आपने देखा थ्रू आउट, खासतौर पर जब से आप सोशल सर्किल में एक्टिव हैं। जी। प्रधानमंत्री से शुरू करते हैं। जब नरेंद्र मोदी देश में एक व्यक्तित्व हैं जिनका असर कोई चाहे या ना चाहे उसके जीवन पर उनका असर विभिषित, उनका थर्ड टर्म चल रहा है। क्या देखती हैं आप उनकी पॉलिटिक्स को या उनके व्यक्तित्व को लेकर के आप पर क्या प्रभाव? मैं माननीय मोदी जी को तो मैं बोलूंगी कि सभी के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उन्होंने जो चीजों की व्यवस्था, जो चीज जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। स्पेशली आप देखिए युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, देश को जिस जगह से वो लेकर के अपनी नीतियों के द्वारा हर दिन हर जगह एक नया कदम, एक नई सोच, एक नई विचार के साथ उन्होंने रखा है, जो पूरे देश को पता चल रहा है, पूरे विश्व में उनका एक नाम है,
उनकी एक पहचान है, वो कहीं ना कहीं हम युवाओं के लिए, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, जो जिनको आप कहते हैं जनजीज कहते हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हमारे माननीय मोदी जी से एक प्रेरणा स्रोत भी है कि वो क्या दिखा रहे हैं, नया रास्ता, नया पथ, एक वो निर्माण के उस विकास पथ पर है कि हमें उसके आगे सोच दिखाई पड़ती है। और हम उनसे बड़े मायने रखते हैं कि हाँ, कि हमारा जो नेतृत्व करने वाले श्री मोदी जी, श्रीमान मोदी जी, तो मैं तो उनके विचारों से बड़ी प्रभावित रहती हूँ और कहीं ना कहीं मैं उनकी सारी स्पीचेस उनके सुनती हूँ, जिस तरह से वो, और उनके अंदर सबसे बड़ी चीज मुझे लगती है जो वो भाव है, बड़ा ही विनम्र और समझाने का तरीका, जिस तरह से उनके अंदर सेवा भाव है, तो वो कहीं ना कहीं राजनीति में एक अलग ही असर और अलग ही सोच डालता है कि हाँ, हमें कैसे काम करना है। अब आपको दूसरे पल्ले पे ले चलता जी, हूं, क्योंकि आपके यहाँ की तो राहुल गांधी एमपी भी हैं जी, उससे पहले उनकी माता जी सोनिया गांधी जी, थी। जी, जी। प्रियंका गांधी वहां लगातार पॉलिटिकली एक्टिव है। राहुल प्रियंका को लेकर के आपका क्या व्यू है? मैं बिल्कुल राहुल जी और प्रियंका गांधी को मैं बहुत उनकी जो कार्य कर रहे हैं तरीकों से मैं बड़ा ही प्रभावित रहती हूँ। और वो दोनों ही लोग भाई बहन इतनी मेहनत करते हैं, लोगों से मिलते हैं, चीजें इस तरह से जो एक पब्लिक कनेक्ट होता है, वो उनके अंदर बड़ी क्वालिटी है। और वो दिन रात अपनी मेहनत कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। पर हाँ भाई, उनकी माँ भी कितनी बार सांसद रही है, तो वो सभी से अनिभज्ञ नहीं है। बट कहीं ना कहीं लोग कहते हैं ना, समय का एक तराजू और एक चक्र जो होता है, आप बहुत प्रयास करते हैं, करते रहते हैं, लोग आप उसको एडमिट नहीं करते हैं। बट हाँ, फिर भी मैं कहूंगी कि उनसे भी हमें सीख मिलती है कि वो दोनों भाई बहन, प्रियंका जी और राहुल जी, वो लगातार निरंतर कठिन परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के लिए सीख बन रहे हैं। तो हाँ, उनका भी समय किसी ने देखा नहीं है। समय तो इंसान जब मेहनत करता है तो सफलता तो मिलती है, आज नहीं तो कल मिलेगी। तो राजनीति एक डिफरेंट चीज है, काम करने का एक अलग सोच होते, विचार होते, वो अपने विचारों से काम कर रहे हैं, उनकी नीतियां, उनकी सोच अपनी जगह पे और अपना अपने क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि पब्लिक उनसे कनेक्ट कर रही है। जिस तरह से वो, मैंने उनको देखा है कि लोगों के बीच में जाना, लोगों की चीजों को सुनना, बुजुर्ग से, उन बुजुर्गों के कंधे पे हाथ रख करके हाँ बाबा आइए, तो वो जो उनका पब्लिक के साथ कनेक्ट है, जो अटैचमेंट है, वो लोगों को जोड़ता है। और उनसे हमें सीख भी मिलती है कि हाँ, कि एक इंसान करता है, कुछ दिखावे के लिए करता है, कुछ कैसे के लिए करता है, बट उनकी जो सोच और जो भावनाएं हैं वो दिखती हैं। आपको कहने की आवश्यकता नहीं है। आप जब उनको देखते हो, आप राजनीतिक दृष्टि से ना देखें, एक नॉर्मल दृष्टि से देखें, एक साधारण इंसान की तरह देखें, तो वो आप कनेक्ट कर पाते। तो शायद लोग आज भी उनको पसंद करते हैं। ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ कि भाई देखिए, राजनीतिक चीजों में कभी कोई ऊपर है, किसी की हार है तो किसी की जीत है। तो किसी ने नहीं देखा ना कि कौन ऊपर कौन नीचे, कभी हम है, कभी आप है, कभी कोई कहता कि ये कभी नहीं आएंगे। तो ऐसी भी चीजें हैं, तो उसमें तो कुछ चीजें तो आप टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। सुन के लग रहा है कि राजनीति में आप लंबे दौर की खिलाड़ी बनने जा रही हैं जी। खैर, अब आते हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर आते हैं। मुख्यमंत्री हैं यूपी के, दूसरा टर्म उनका चल रहा है, उनके बारे में आपका क्या? श्री योगी आदित्यनाथ, फिर आप हमसे बोलेंगे कि फिर आप क्षत्रियों की बात कर रहे हैं। नहीं, आप बोलिए। जो हमारे प्रदेश प्रभारी जब संत और वो भी क्षत्रिय, तो फिर क्या ही सोच है और क्या ही विचार है। और स्पेशली महिलाओं के लिए तो जो उन्होंने काम किया है, तो आज महिलाएं रात में किसी भी वक्त आराम से आती हैं, जाती हैं, निडर होकर के अपने कार्य को करती हैं। वो इतना, उनका लाइन ऑफ ऑर्डर इतना बढ़िया है कि जिस तरह से मायावती जी के टाइम में रहा है, एक स्ट्रिक्ट रूल रहा है कि बस वो अभी देखने को मिल रहा है। और उसमें महिलाएं बहुत अपने को सुरक्षित महसूस कर रही हैं, जिन्होंने योजनाएं बनाई हैं। और सबसे अच्छी बात है कि सभी लोग होते हैं, बातें कहते हैं, करते हैं, पर जी हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, जो हमारे बाबा हैं, वो लोगों से मिलते हैं। जो उनका जनता दरबार लगता है, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं, उनसे बातें उनकी सुनते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं और उनका तुरंत ही निर्धारण करते हैं। ये उनकी बड़ी विशेषता है कि लोगों के बीच पे जाना। ये नहीं कि आपने इलेक्शन और चुनाव के समय बड़े बड़े लोगों से वादे किए और फिर आपने अपने गद्दी पे आसीन हो गए और फिर लोगों का दुख दर्द भूल गए।
तो ऐसे नहीं है। तो इस तरह से मैं यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी व्यक्ति जिस सेवा भाव से राजनीति में आया है, तो पद कोई भी मिल जाए, पर जो सेवा की दृष्टि से आया है, देश के लिए कर्म करने के लिए, तो उसको उसी दृष्टि से करना चाहिए। और जो हमारे श्री योगी जी में दिखाई पड़ता है, तो उनसे हर एक चीज, हर एक उनके जो तौर तरीके हैं, उनसे सीख मिलती है और हर एक व्यक्ति को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। अब आते हैं यूपी के विपक्ष पर, अखिलेश यादव। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव जी बहुत ही बढ़िया हैं। उनकी आप पता ही है कि वो बहुत पढ़े लिखे इंसान है, समझदार है, अच्छी सोच है, और महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं, उनकी सुरक्षा के लिए। भाई जैसे 1090 का आपने देखा है, ऐसी और भी सारी सुविधाएं हैं, और भी चीज़ों को उन्होंने गठन किया, नए नए कई निर्माण करवाए, चीज़ों को ले आए, नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए, और जो सुविधाएं उन्होंने बाहर देखी, वो वहाँ पे आपके लखनऊ, आपके शहर को और भी लोगों को सुविधाएं प्रदान करी, नई नई चीजें लेकर के आए। जो लोग कहते थे ना कि हम जा रहे हैं शॉपिंग करने बाहर, कहाँ, दिल्ली जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं। फिर कुछ लोग ऐसे भी होते थे कि मैं तो विदेश से ये लेकर के आया हूँ, वो लेकर के आया हूँ। तो कहीं ना कहीं अखिलेश जी, जो उनकी एजुकेशन है, जो उनकी सोच है, युवा की तरह जो सोच थी, जो अपने विचार लेकर के आए, उन्होंने जो चीजों की पृष्ठभूमि दी, जो एडवांस चीजें, जो मॉडर्न चीजें, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को लेकर के आए, वो शायद अपने आप में एक अलग ही उन्होंने जो कार्य किया, उन्होंने अपने कार्यकाल में बड़े अच्छे कार्य किए, सब देख रहे हैं, उसका सब लोग उपयोग कर रहे हैं। तो ये एक अच्छा उदाहरण है। और अखिलेश जी को तो मैं उनके कार्य से भी मैं प्रभावित रहती हूँ कि भाई एक ऐसी सोच के साथ कि हाँ, उन्होंने परिवर्तन किया है, परिवर्तन के क्षेत्र में नई दिशा लेकर के आए हैं, और उन्होंने करके दिखाया भी है। एक आखिरी सवाल पूछता हूँ आपसे। रीना सिंह विधायक, कॉन्स्टिट्यूंसी नीचे डैश 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 हो, इस सोच के क्या मन में आता है? देखिए, मैंने तो बोला कि मैं राजनीति में आना चाहती हूँ, मेरी बड़ी इच्छा है, विधायक बनूं तो बहुत अच्छी बात है। और मेरी ये सोच है कि मैं, अगर मुझे ऐसा अवसर मिलेगा तो मैं बन जाऊंगी और मैं अपना कार्य करके जाऊंगी। और भाई जिस चीज के लिए आप लड़ते हैं, तो थोड़ा तो आप अपने लिए सोच रखते हैं कि हाँ, मैं इस जीवन में मैं अपना, जैसे मैं एज अ सोशल वर्क काम कर रही हूँ, तो लोग मुझे जानते हैं एज अ सोशल वर्क कि ठीक है, समाज सेवा कर रही हैं। बट जब आपके सामने एमएलए, मिनिस्टर कुछ लग जाता है, आपके साथ पावर आ जाती है। मैं एग्जाम्पल के तौर पे मैं निर्मला सीतारमण की बात करूं, मेरी आइडियल मैं आपको बताना चाहूंगी कि राजनीति की क्षेत्र में आने के लिए मैंने मेरी आइडियल सुषमा स्वराज रही हैं। एक मेरा बहुत पहले एक प्रोग्राम था जिसमें मैंने, दूरदर्शन में एक प्रोग्राम था, वहाँ पे वो उस समय हेल्थ मिनिस्टर थी, और उसमें एक टॉक शो था, टॉक शो या लाइव कह लीजिए। उस समय तो इतनी सुविधा नहीं थी कि आप क्वेश्चन कर रहे हैं तो डायरेक्टर अंदर से आंसर लेता था और हम लोग क्वेश्चन करते थे। तो इस तरह का एक मौका मिला तो मैं वहां पे गई। वहां पे जो बात हुई, उनकी जो बात से जो बाद में चीजें देखी, मैं उनके से तो मुझे बात करने का मिला, ये मेरा सौभाग्य था। और मैं उनसे बड़ी प्रभावित हूँ, इसलिए कि वो एक ऐसी सशक्त और मजबूत महिला थी कि पढ़ी लिखी तो थी, उनकी सोच, उनकी समझ, उनका अनुभव और उनका अपनी भारतीय सोच और संस्कृति और अपने परिवेश और अपने परिधान को वो प्रेजेंट करती थी, इंडिया को रिप्रेजेंट करती थी। सबसे ज्यादा मुझे उनका अट्रैक्ट करता था उनका वो साड़ी तो सभी पहनते हैं, वो उनका मांग में लंबा सिंदूर लगाना और बड़ी सी बिंदी, वो लगता है जैकेट पहनती थी, जैकेट पहना, वो पावरफुल महिला लगती थी कि भाई बनना है तो उनके ऐसे बनो, करना है तो कुछ उनके, मतलब आइडियली, मतलब मेरी वो आइडियल है। मैं उनको बहुत देखती थी, उनसे सीखती थी, और मुझे मेरे दिमाग में लगता है कि बनना है तो थोड़ा, भाई उनकी तो एक अलग जगह है, मुकाम है, मुझे भी एक मौका मिलेगा तो मैं भी अपनी एक जगह बनाऊंगी। और चौक चौराहों पर जाना होगा जी, को गलियों में, लोगों गांवों में जाकर के लोगों से मिलना होगा, उनकी तमाम समस्याएं सुननी होगी। बड़ा चैलेंजिंग काम है ये। चुनाव जीतना तो शायद एक बार उतना मुश्किल नहीं है, पर विधायक के सांसद बन करके उस कार्यकाल को निभाना ईमानदारी से, और बड़े संसाधन की भी आवश्यकता पड़ती है। वो सारी चीजें भी दिमाग में चल रही हैं, क्योंकि जब आप ये मन बना रही है कि चुनावी राजनीति में जाना है,
तो फिर चूंकि अब ज्यादा वक्त बचा नहीं है। जी, डेफिनेटली भाई, मैं समाज सेवा कर चुकी हूँ, लोगों के बीच जा चुकी हूँ, घर घर जा चुकी हूँ, इन सब चीज से मुझे अनुभव है, तो मेरे लिए कुछ ये नया नहीं होगा और मैं कड़ी परिश्रम करने के लिए हमेशा तत्पर हूँ और रहूंगी और मैं अपना कार्य कर लूंगी। हाँ, जहाँ रही बात संसाधन की, तो जब आप एक मन में एक विश्वास करते हैं तो संसाधन अपने आप ही जुट जाते हैं और बन जाते हैं, और सबसे बड़ी ईश्वरीय शक्ति है, मैं उनको मानती हूँ कि वो चाहेंगे तो हर चीज रास्ता बनता जाएगा। बाकी तो कुछ कहने की आवश्यकता है नहीं, आपको पता ही है। तो मैं उसके लिए, अपने कार्य करने के लिए मैं तत्पर हूँ और कार्य करूंगी, और कड़ी मेहनत से मैं पीछे हटती नहीं हूँ। छत्राणी हूँ तो जज्बा तो वही रहेगा, आप कुछ भी कहें, मुझे रोके या कुछ भी टोके, पर मैं छत्राणी हूँ तो मैं अपना रंग स्वरूप जोश तो दिखाऊंगी, वो तो दिखेगा, जनता को भी दिखेगा। तो ये थी रीना सिंह, सियासत की दहलीज पर एक और दस्तक, अब की दस्तक रायबरेली से। क्या होगा राजनीतिक भविष्य, कैसा होगा चुनावी परिणाम, ये तो 2027 के चुनाव और चुनाव के परिणाम बताएंगे, लेकिन रीना सिंह ने रायबरेली की सियासत की दहलीज पर दस्तक दे दी है।